ये एक एंट्री है, 3000 रुपये का माल मुक्त नमूनों के रूप में बांटा गया, फ्री सैंपल के रूप में। देखो व्यापार में क्या है कि विज्ञापन करने के लिए कई बार क्या है, फ्री के अंदर कुछ माल है फ्री सैंपल के रूप में बांटा जाता है। उनके क्या है, कम मात्रा के उनके सैंपल बना करके वो फ्री में बांटे जाते हैं। इसलिए इससे क्या होता है कि उस कंपनी का या उस व्यापारी का विज्ञापन होता है। लेकिन ये मुफ्त के अंदर जो ये माल बांटा जाता है व्यापार के लिए नुकसान है। तो मैंने एंट्री बताई थी पहले कि अगर किसी भी कारण से माल का नुकसान होता है तो उस नुकसान को तो हम कर देंगे डेबिट। जैसे मैंने एंट्री बताई थी, माल चोरी हो गया, आग से जल गया, बाढ़ से, भूकंप से माल दान में दिया, किसी भी कारण से नुकसान होता है, उस नुकसान को तो हम डेबिट कर देंगे। और हम क्रेडिट किसको करते हैं, परचेज। ठीक है, तो अब इसमें माल जो है फ्री सैंपल के रूप में बांटा गया है, तो नुकसान का नाम क्या है, फ्री सैंपल। तो हम एंट्री है वो क्या कर देंगे, फ्री सैंपल अकाउंट DR टू परचेज। माल हमने फ्री सैंपल के रूप में बांटा है, नुकसान हुआ है, तो फ्री सैंपल को तो हम डेबिट कर देंगे और परचेज को क्रेडिट कर देंगे। हम फ्री सैंपल की जगह एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हैं, विज्ञापन भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्री सैंपल में बांटने का उद्देश्य हमारा विज्ञापन ही होता है। इसलिए हम विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट को भी हम डेबिट कर सकते हैं, यानी कि ये एंट्री कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट। और एडवर्टाइजमेंट नहीं लिखना चाहते हो तो आप फ्री सैंपल को लिख सकते हो, फ्री सैंपल अकाउंट DR टू परचेज। ठीक है, नरेशन हो जाएगा आपके। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, यानी कि माल सैंपल के रूप में बांटा गया। ठीक है, 3000 रुपये का है तो फ्री सैंपल डेबिट साइड में आपके 3000 रुपये हो जाएंगे और क्रेडिट साइड में 3000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके एंट्री हो जाएगी। ये तो हो गई पहली एंट्री। अब देखो दूसरी एंट्री। दूसरी जो एंट्री है इसमें दे रखा है निजी प्रयोग हेतु 1000 रुपये नकद और 3000 रुपये का माल व्यवसाय से निकाला। देखो मैंने बताया था कि व्यापारी निजी प्रयोग हेतु व्यापार से रोकड़, माल, वस्तु कुछ भी निकाल सकता है। व्यापार से कुछ भी काम में लिया जाता है, निकाला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ड्राविंग्स। पैसा निकाला जाए, चाहे माल निकाला जाए, क्योंकि उस माल को या रोकड़ को पाने वाला कौन है, व्यापारी। तो पाने वाले को हम डेबिट करते हैं, लेकिन मैंने बताया था व्यापारी का नाम नहीं लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ड्राविंग्स का। ठीक है, तो इसमें डेट आपकी डाल देंगे, जैसे आपके अगस्त 9 है 2020। ऐसे ही दूसरी एंट्री आपके अगस्त 10। निजी प्रयोग हेतु चाहे रोकड़ निकाली जाए, माल निकाला जाए, वस्तु निकाली जाए, कुछ भी निकाली जाए, हम डेबिट है वो किसको करेंगे, ड्राविंग्स को डेबिट करेंगे। तो ड्राविंग्स आपके डेबिट हो जाएगा। ठीक है, पहली भी एंट्री मैंने बताया था। माल निकाला गया है तो हम क्रेडिट किसको करेंगे, परचेज को करेंगे। और अगर रोकड़ निकाली है तो हम क्रेडिट किसको करेंगे, कैश को कर देंगे, क्योंकि व्यापार से रोकड़ जा रही है, जो वस्तु चाहती है उसे क्रेडिट करो। माल जा रहा है तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे, और कैश जा रहा है व्यापार से तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो इसमें दोनों चीजें जा रही है, इसमें रोकड़ यानी कि कैश भी जा रहा है और माल भी जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, परचेज और कैश दोनों को क्रेडिट कर देंगे। और दोनों चीजें मिला करके क्या कहलाएगी, ड्राविंग्स। तो 1000 और 3000 टोटल कितने होंगे, 4000। ड्राविंग्स को हम टोटल कितनी राशि से डेबिट कर देंगे, 4000 से। माल व्यापार में से कितना गया, 3000 रुपये का, तो परचेज को हम क्रेडिट कर देंगे 3000 से। तो रोकड़ कितनी गई, 1000 रुपये। ठीक है, तो जो वस्तु चाहती है उसे क्रेडिट करो। माल जा रहा है तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे, रोकड़ जा रही है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, नरेशन आपकी क्या हो जाएगा, गुड्स एंड कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। गुड्स एंड कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, यानी कि निजी प्रयोग हेतु रोकड़ और माल निकाला गया। ठीक है,
ये आपकी एंट्री हो जाएगी। अब देखो इसके बाद में आगे वाली एंट्री, देखो एक एंट्री है हीरालाल से माल का आदेश प्राप्त हुआ 10,000। देखो हीरालाल से आदेश प्राप्त हुआ है, ऑर्डर मिला है, लेकिन इसमें देखो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। ऑर्डर के लिए इसमें यह नहीं देखा कि हमने माल रवाना कर दिया है, तो इसमें न कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, न तो उसने कोई पेमेंट किया है, न हमने माल भेजा है। जब हमने कोई माल नहीं भेजा है, उसने कुछ पेमेंट नहीं किया है, तो कोई एंट्री नहीं होगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आदेश दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है माल का या लिया जाता है, उसकी कोई एंट्री नहीं करेगी, क्योंकि उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है। जब तक माल भेजा नहीं जाता है या पैसा नहीं आता है, तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। अगर इसमें आदेश प्राप्त हो जाता और फिर अगर इसमें होता कि हीरालाल से माल का आदेश प्राप्त हुआ और माल भेजा, चाहे उधार माल भेजा हो, तो माल भेज दिया है, तो फिर हम एंट्री कर देते, फिर तो सेल्स मान लेते। लेकिन इसमें ऑर्डर प्राप्त हुआ है, हमने अभी ऑर्डर का पालन नहीं किया है, यानी कि भेजा नहीं है। जब माल भेजा ही नहीं है तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो इसमें आदेश देने की लेने की एंट्री नहीं होती है। फिर इसके बाद में है माल दान में दिया। इसके बारे में एंट्री मैंने पहले बताई थी, माल दान में दिया यानी कि चैरिटी। किसी भी कारण से माल का नुकसान होता है, तो मैंने बताया था उस नुकसान को हम डेबिट करते हैं और परचेज को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इसमें क्या है, माल दान में दिया, दान एक तरह से पुण्य का काम है, लेकिन व्यापार की दृष्टि से नुकसान है, इसलिए हम डेबिट किसको कर देंगे, चैरिटी को। तो इसमें हम एंट्री जो करेंगे उसमें चैरिटी आपके है डेबिट हो जाएगा। लेकिन माल जा रहा है तो क्रेडिट हम किसको कर देंगे, परचेज को। बेचा नहीं है, बेचा होता तो हम सेल्स को क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम यही माना जाता है कि माल आता है तो हम परचेज को डेबिट करते हैं, माल जाता है तो परचेज को क्रेडिट करते हैं। रिटर्न भी नहीं है, क्योंकि माल खरीदा हुआ माल वापस होता है तो परचेज रिटर्न होता है, लेकिन ये तो माल हमारा कम हो गया दान में देने से, तो परचेज को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, गुड्स गिवन एज चैरिटी, ये आपके नरेशन हो जाएगा। 2,000 रुपये का दिया तो 2,000 रुपये आपके डेबिट में और 2,000 रुपये क्रेडिट, ये आपके एंट्री हो जाएगी। अब इसके बाद में देखो आगे दे रखा है, प्रदीप को 5,000 रुपये का नकद माल बेचा, ठीक है, 10% बिक्री कर वसूल किया। अच्छा, मैंने ये बताया था कि नकद माल खरीदा जाए चाहे बेचा जाए, व्यक्ति का नाम नहीं लिखेंगे, यानी कि इसमें व्यक्तिगत खाता प्रभावित नहीं होगा। अगर उधार माल बेचा होता, उधार माल खरीदते हैं बेचते हैं, तो फिर तो व्यक्ति का नाम आता है, इसलिए इसमें व्यक्तिगत खाता प्रभावित नहीं होगा। एक तो अवास्तविक खाते में व्यक्तिगत खाता प्रभावित नहीं होता है, दूसरे कैश में अगर हम कोई माल खरीदते हैं या बेचते हैं, उसमें भी व्यक्तिगत खाता प्रभावित नहीं होता है, कैश ट्रांजेक्शन। तो इसमें तो नकद माल बेचा, इसलिए प्रदीप का इसमें नाम नहीं आएगा, यानी कि व्यक्तिगत खाता इसमें प्रभावित नहीं होगा। तो फिर कौन कौन सा खाता प्रभावित हो रहा है, माल बेचा, ये तो आपके किस में आता है, वस्तुगत खाते में। लेकिन इसमें रोकड़ भी है, रोकड़ भी किस में आती है, वस्तुगत खाते में। और बिक्री कर यानी कि सेल्स टैक्स है, ठीक है, तो सेल्स टैक्स ये खाते में नहीं आता। सेल्स टैक्स को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि व्यापारी क्या करता है, कस्टमर से ये पैसा वसूल करके गवर्नमेंट के फंड में जमा कराता है, तो लायबिलिटीज मानी जाती है, इसलिए इसको हमेशा क्रेडिट किया जाता है। व्यापारी के लिए न तो ये इनकम है और न व्यापारी के लिए खर्चा है, इसलिए व्यापारी इसको खर्चे के नाम से डेबिट नहीं कर सकता और इनकम के नाम से इसको क्रेडिट नहीं कर सकता। तो अब देखो, इसमें व्यक्ति का नाम है ही नहीं। वस्तुगत खाते का नियम, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। क्या आ रहा है हमारे पास, कैश। कैसा आ रहा है, क्योंकि नकद माल बेचा है हमने, तो कैश को डेबिट कर देंगे। जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। माल जा रहा है और माल हमने बेचा है, इसलिए क्रेडिट किसको कर देंगे, सेल्स को। माल हमने कितने का बेचा है, 5,000 का, तो सेल्स में अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, 5,000। अच्छा, बिक्री कर जो वसूल किया है उसमें सेल्स टैक्स को हम क्रेडिट कर देंगे टू सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स 10% किसका, 5,000 का। 5,000 का 10% कितना होता है, 500 रुपये। तो सेल्स टैक्स को हम क्रेडिट कर देंगे 500 रुपये। इसका मतलब है कि व्यापारी ने ग्राहक से टोटल पैसा कितना वसूल किया, 5,500 रुपये।
5,000 तो माल की बिक्री के और 500 रुपये सेल्स टैक्स के। तो सेल्स टैक्स व्यापारी की इनकम नहीं है क्योंकि ये पैसा व्यापारी गवर्नमेंट के फंड में जमा कर रहा है। ठीक है, तो नरेशन हो जाएगा आपके गुड्स सोल्ड एंड सेल्स टैक्स कलेक्टेड। ठीक है, ये आपके नरेशन हो जाएगा। देखो आगे एंट्री है 27 अगस्त, कमीशन प्राप्त किया 1500 रुपये। अच्छा देखो इस एंट्री में यानी कि इस ट्रांजैक्शन में कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं? कमीशन प्राप्त किया, आय व्यय की मद है और आय व्यय की जो मद है अवास्तविक खाते में आती है, यानी कि अवास्तविक खाता प्रभावित हो रहा है। दूसरा प्राप्त किया क्या? कैश। कैश किस में आता है? वस्तुगत खाते में। यानी कि इसमें दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, अवास्तविक और वस्तुगत। अवास्तविक और वस्तुगत खाते दोनों प्रभावित हो रहे हैं तो दोनों के नियम लागू हो जाएंगे। अवास्तविक खाते का नियम क्या है? समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो। खर्चा नहीं है, इनकम, कमीशन हमने प्राप्त किया। लाभ व आय को क्रेडिट करो। इनकम का नाम क्या है? कमीशन। तो लाभ आय यानी कि हम क्रेडिट है वो किसको कर देंगे? कमीशन को, कमीशन। और वस्तुगत खाते का नियम, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कमीशन प्राप्त किया कैश के रूप में, तो कैश को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट हो जाता, कुछ नहीं रहा, तो ये एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन। नरेशन हो जाएगा कमीशन रिसीव, यानी कि कमीशन प्राप्त किया। जो लाइन है उसको अंग्रेजी में आपको बेसिकली से ट्रांसलेट करना है। कमीशन प्राप्त 1500 रुपये आपके डेबिट साइड में आ जाएंगे और 1500 रुपये आपके क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। ठीक है, ये एंट्री आपकी हो जाएगी। इसके बाद में देखो, हाँ डेट आपकी डाल देंगे अगस्त 27। इसके बाद में आगे वाली जो एंट्री है अगस्त 31, इसमें दे रखा है कि 3000 रुपये का किराया तथा 7000 रुपये का वेतन चुकाया। देखो इसमें हमने किराया भी चुकाया है और वेतन भी चुकाया है। दोनों किस में आते हैं? अवास्तविक खाते में। कोई भी मद हो, आय व्यय की मद अवास्तविक खाते में आती है, तो आपके किराया वेतन दोनों आपके अवास्तविक खाते में आ रहे हैं। और चुकाने पर जो कैश जा रहा है, कैश भी आपके किस में आता है? वस्तुगत खाते में। यानी कि इसमें दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, अवास्तविक खाता और वस्तुगत खाता। ठीक है, तो अवास्तविक और वस्तुगत दोनों खाते प्रभावित हो रहे, तो दोनों के नियम लागू हो जाएंगे। दोनों के नियम लागू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अवास्तविक खाते का नियम। अवास्तविक खाते का नियम, समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो। देखो इसमें किराया और वेतन चुका रहे तो हमारे लिए क्या खर्चा, और अवास्तविक खाते के नियम के अनुसार हानि और खर्चों को हम डेबिट कर देंगे, तो दोनों को हम डेबिट कर देंगे। रेंट अकाउंट बीआर, वेतन चुका यानी कि सैलरी, एंट्री कर देंगे सैलरी अकाउंट डीआर। ठीक है, खर्चा इनको डेबिट कर दिया। ये तो हो गया आपके अवास्तविक खाते का नियम। फिर है वस्तुगत खाते का नियम। वस्तुगत खाते का नियम है, जो वस्तु आती है उसे डेबिट हो। तो कुछ नहीं रहा बल्कि जा रहा है, क्या जा रहा है? कैश। तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे कैश अकाउंट। ठीक है, तो देखो रेंट, किराया हमने है वो कितना चुका है? 3000 रुपये, तो रेंट को हम डेबिट कर देंगे 3000 से। और सैलरी हमने पेड किए 7000 रुपये, तो सैलरी को हम डेबिट कर देंगे 7000 से। टोटल कैश हमारे पास से कितना गया? 10000 रुपये। ये क्रेडिट में 10000 आ जाएगा। नरेशन आपके आ जाएगा रेंट एंड सैलरी पेड। ये आपके नरेशन हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ एंट्रीज बताई थी। इन एंट्रीज को आप एक बार फिर से रिपीट कर